Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter number 19 of our spectrum, that is civil disobedience movement. In the last lecture, we studied what was the impact of civil disobedience movement, the extent of mass participation, and we also studied what was the government response. The government was actually making efforts for truce, right? In today's lecture, we are going to study about Gandhi-Irwin Pact. सो यू मस्ट नो कि मैंने आपको बताया था कि गांधी जी जो थे वो येरावाड़ा जेल में थे. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी उनसे मिलने गए थे येरावाड़ा जेल, राइट. आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि जनवरी 25 को 1931 में गांधी जी को रिलीज किया जाता है. गांधी जी एंड ऑल अदर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी. सो अनकंडीशनली इन लोगों को रिलीज किया गया, राइट. और जो CWC है यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसने गांधी जी को सोल अथॉरिटी बनाया कि वो इनिशिएट करे डिस्कशंस विद द वाइसरॉय, राइट. तो अब हम देखने वाले हैं कि गांधी जी और वाइसरॉय अर्विन के बीच में क्या पैक्ट साइन होता है. जो उनके बीच में पैक्ट साइन होता है उसको हम गांधी अर्विन पैक्ट या फिर दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं. February 14 को ये पैक्ट साइन हुआ था 1931 में. Feb 14 1931 को ये पैक्ट साइन हुआ था, राइट. अगर मैं आपसे पूछूं कि गांधी जी का अरेस्ट किस वजह से हुआ था, आप रिकॉल कर पा रहे हो? कौन से जगह पे उन्होंने रेड करने की बात की गई थी, जिसकी वजह से उनको जेल में डाला गया था? आप प्लीज़ रिकॉल कीजिए. और जो फिर उन्होंने रेड डालने का काम किया था वो नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्हें जेल में डाल दिया गया था. तो किस इंसान ने, किन लोगों ने जाके उसको कंप्लीट किया, किन लोगों ने वो रेड किया और कहाँ पर किया, ये आप रिकॉल कर पा रहे हो? प्लीज ट्राई एंड रिकॉल. इफ यू आर नॉट एबल टू, गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स. ओके, तो अब हम पढ़ेंगे गांधी अर्विन पैक्ट के बारे में. सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉर्ड अर्विन ने कुछ चीज़ों के लिए अग्री किया. वो कौन सी चीज़ें थी? सबसे पहला जो अग्रीमेंट था गांधी जी और लॉर्ड अर्विन के बीच में वो ये था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनका रिलीज हो. ये कौन से पॉलिटिकल प्रिजनर्स होंगे? जो वायलेंस के लिए कन्विक्ट नहीं हुए थे, ठीक है. जो वायलेंस के लिए कन्विक्ट नहीं हुए थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनका रिलीज. ये नॉट कन्विक्टेड फॉर वायलेंस इंपॉर्टेंट क्यों है हम आगे चल के देखेंगे, राइट. दूसरी बात यह है कि जो रिमिशन ऑफ ऑल फाइन्स येट नॉट कलेक्टेड, अभी तक जो फाइन्स कलेक्ट नहीं हुए हैं उसको रिमिट कर देंगे अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये लॉर्ड अर्विन के अग्रीमेंट के बाद से. मतलब जो फाइन्स उनको कलेक्ट करने थे और वो नहीं कर रहे हैं कलेक्ट, अब उसको माफ कर दिया जाएगा, रिमिट कर दिया जाएगा, राइट. थर्ड है लैंड्स ऑफ ऑल, रिटर्न ऑफ ऑल लैंड्स नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टीज. मतलब जो आपको मैंने बताया था कि कैसे गुजरात में और अदर रीजन्स में गवर्नमेंट ने लैंड कॉन्फिस्केट कर लिए थे नॉर्मल पब्लिक के मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, राइट. तो अगर उन्होंने वो लैंड्स जो उन्होंने ले लिया है नॉर्मल पब्लिक का, उसको उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को अगर नहीं बेचा है तो वो लैंड्स को पब्लिक को रिटर्न कर दिया जाए, ऐसा पैक्ट में लिखा है, ठीक है. लीनियंट ट्रीटमेंट टू दोज गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैड रिजाइंड. इसी बीच में बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने भी रिजाइन किया था, उनको लीनियंटली ट्रीट करने की अपील की थी गांधी जी ने और वो अर्विन ने माना. मतलब दिस इज जो चीजें अर्विन ने अग्री की. सॉल्ट को कोस्टल विलेजेस में पर्सनल कंजम्पशन के लिए बनाने का राइट, नॉट फॉर सेल, कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, लेकिन पर्सनल कंजम्पशन के लिए सॉल्ट को कोस्टल एरियाज में खुद से बनाने का राइट, ये भी अग्री किया लॉर्ड अर्विन ने. पीसफुल एंड नॉन अग्रेसिव पिकेटिंग, इसके लिए भी राइट मिल गया इंडियंस को. विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस, जो भी इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस लगे हुए थे उसका विड्रॉल. सो हम यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा से कि कौन सी चीज़ें थी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो जो दिल्ली पैक्ट है या गांधी अर्विन पैक्ट है वो February 14 1931 को साइन होता है. January 25 को गांधी जी रिलीज हुए थे. February 14 को दिल्ली पैक्ट या फिर गांधी अर्विन पैक्ट साइन होता है. गांधी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट किन चीज़ों के लिए अग्री करते हैं? पहले उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स का रिलीज जो कि वायलेंस के लिए कन्विक्ट नहीं हुए थे. सेकंड, रिमिट कर देना वो फाइन्स जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुए हैं. थर्ड, रिटर्न ऑफ दोज लैंड्स
नॉट येट सोल्ड टू द थर्ड पार्टीज. जो आपने कॉन्फिस्केट किए थे लैंड्स, अगर वो आपने थर्ड पार्टी को सेल नहीं किए हैं तो उनको रिटर्न कर दिया जाए पब्लिक को. जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे जिन्होंने अभी अपनी जॉब छोड़ी थी, उनको लीनियंट ट्रीटमेंट देना. ऑल्सो सॉल्ट जो कोस्टल विलेजेस हैं वो खुद से बना पाए अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, सेल के लिए नहीं बट अपने खुद के पर्सनल कंजम्पशन के लिए. पीसफुल नॉन अग्रेसिव पिकेटिंग का राइट. ऑल्सो विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस. राइट, इजी. लेकिन मैंने आपको बताया था नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस के जो प्रिजनर्स थे उनको छोड़ दिया जाएगा. लेकिन जो दो चीज़ें जो अर्विन ने नहीं मानी गांधी जी के डिमांड्स में से, वो थी भगत सिंह और उनकी जो कॉमरेड्स थे उनकी डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट करना. गांधी जी ने अपील की थी कि जो भगत सिंह है और उनके कॉमरेड्स हैं उनकी जो डेथ सेंटेंस है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए टू लाइफ सेंटेंस. बट ये नहीं माना गया, विच इज अ मेजर सेटबैक. आप देखेंगे बिगेस्ट सेटबैक फॉर इंडिया. समझ रहे हो आप? राइट. ऑल्सो पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, इसके लिए भी मना हो गया. ठीक है, तो दो चीज़ें हमें दिख रही हैं. जो पुलिस एक्सेसेस हैं उसमें पब्लिक इंक्वायरी के लिए मना कर दिया गया, और दूसरा मना किया भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स के जो डेथ सेंटेंस है उसको लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट करने को. मेजर सेटबैक, मतलब क्या ही बोल सकते हैं अब. ठीक है. गांधी ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस दो चीज़ों के लिए अग्री करते हैं. सबसे पहले वो अग्री करते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाए. ठीक है. और जो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है, जो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. राइट. ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन अराउंड द 3 linchpins ऑफ फेडरेशन, इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिजर्वेशंस. तो 3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर डिस्कशन होगा. उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है वो डिस्कस होगा. वो 3 चीज़ें क्या थी? फेडरेशन, इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिजर्वेशंस. ठीक है. दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट जो आप समझेंगे वो ये है कि सेफ गार्ड दैट मे बी नेसेसरी इन इंडियाज इंटरेस्ट, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, पोजिशन ऑफ माइनॉरिटीज, फाइनेंशियल क्रेडिट फॉर इंडिया, डिस्चार्ज ऑफ अदर ऑब्लिगेशंस. दो चीज़ें जिसमें गांधी जी ने माना कि वो अग्री कर गए कांग्रेस के बिहाफ में. पहला था सस्पेंड कर देंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को. ठीक है. सेकंड था जो लिंचपिन्स हैं इंडियन फेडरेशन के, 3 लिंचपिन्स, यहाँ पे इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, reservations and safeguards that may be necessary in India's interest, जैसे कि covering areas like defense, external affairs, position of minorities, financial credit for India and discharge of other obligations. right. और participate करेंगे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ के कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए. राइट. समझ गए आप? ये इंपॉर्टेंट था. अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दो कि क्या गांधी अर्बन पैक्ट एक रिट्रीट था? क्या ये एक स्टेप बैक था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान? द आंसर इज नो. आपकी स्पेक्ट्रम में भी यही दिया हुआ है और मेरा मानना भी यही है. उसका रीजन ये है कि जो मास मूवमेंट है वो शॉर्ट लिव्ड होता है. कभी भी आप देखेंगे कि जो मासेस हैं वो एक्टिविज्म पे नहीं उतर सकती हैं. मतलब मासेस आप समझ लो ना, एवरीवन लाइक द कॉमन पब्लिक, राइट, वो नेसेसरीली शॉर्ट लिव्ड होती है. कैपेसिटी ऑफ मासेस टू मेक सैक्रिफाइसेस अनलाइक दैट ऑफ एक्टिविस्ट इज लिमिटेड. तो मतलब जैसे एक्टिविस्ट होते हैं जो जितना लेवल का सैक्रिफाइस कर पाते हैं उतना मासेस नहीं कर सकती. एक साथ सब लोग सैक्रिफाइस करें ऐसा ज़रूरी नहीं है. राइट. हाई पिच मेंटेन करना किसी भी मूवमेंट का जिसमें मासेस इन्वॉल्व हो, इट इज़ डिफ़िकल्ट. सब कुछ दिन बाद अपने काम में लग जाते हैं, अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने में लग जाते हैं, अपनी फैमिली चलाने में लग जाते हैं. राइट. फिर साइंस ऑफ एग्जॉस्शन आपको देखने को मिलेगा सितंबर 1930 के बाद से. ठीक है. जो मर्चेंट्स, शॉपकीपर्स जिन्होंने एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट किया था वो भी एग्जॉस्ट हो गए हैं. ठीक है. तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई इट वाज फेल्ट कि जो ये गांधी अर्बन पैक्ट है ये रिट्रीट नहीं था, ये एक पॉलिटिकल स्टेप ही था. राइट. नो डाउट अगर सीडीएम सस्पेंड होगा तो यूथ जो है वो डिसअपॉइंट होगी, क्योंकि यूथ में तो वो पावर है ना, यूथ में तो कैपेसिटी है
टू फाइट, टू मेक सैक्रिफाइसेस, तो वो तो डिसअपॉइंट हो रहे हैं. उन्होंने पार्टिसिपेट ये सोच के किया था कि जो एंड है वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा विद अ बैंग, यू नो. ऐसा नहीं कि एक विम्पर की तरह ये एक डिसॉल्व हो जाएगी सिचुएशन, राइट. पेजेंट्स ऑफ गुजरात जो है वो डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि उनके जो लैंड्स है वो तुरंत रिस्टोर नहीं हुए थे. मैंने आपको बताया था ना कि गांधी अर्विन पैक्ट में ओवन ने माना था कि जो लैंड थर्ड पार्टी को नहीं सेल हुए हैं उनको रिटर्न कर दिया जाएगा. तो वो इमिजिएट रिटर्न हुए नहीं, इमिजिएटली रिस्टोर हुए नहीं, राइट. बट बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारी पब्लिक ऐसी थी जो खुश थी गांधी अर्विन पैक्ट से. उसका रीजन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है इनको जिनको रिलीज किया गया जेल से, उनको हीरोज का वेलकम मिला. ऑफ कोर्स वी यू नो जो आपके भगत सिंह जी हैं और उनके कॉमरेड्स हैं उनको सेफ नहीं किया गया, वो सेव नहीं हो पाए. लेकिन जो बाकी लोग हैं जो उनको जब उनको रिलीज किया गया तो उनको एक हीरो की हीरो की तरह वेलकम किया गया. सेकेंड चीज जो आपको रिमेंबर करनी है यहाँ पे वो ये है कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए था गांधी अर्विन पैक्ट क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से लेजिटिमेसी मिल रही है हमारे लीडर्स को, एक इक्वल फुटिंग मिल रही है विद द वाइसरॉय. आप समझ रहे, गांधी अर्विन पैक्ट वेयर हमारे लिए गांधी जी तो इम्पोर्टेंट है ही, बट लेकिन उस वक्त तो वाइसरॉय अर्विन थे, राइट. तो गांधी जी को इक्वल फुटिंग मिली है यहाँ पे वाइसरॉय के साथ. एक पैक्ट साइन हुआ है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जहाँ पे वाइसरॉय इज साइनिंग अ डॉक्यूमेंट विद द लीडर ऑफ आर लीडर ऑफ दैट टाइम, राइट. तो जो पब्लिक है वो इस मामले में बहुत खुश थी कि इक्वल फुटिंग मिल पा रही है हमारे लीडर्स को विद द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया. अब हम छोटा सा एक टॉपिक कर लेते हैं जो दोनों आपके प्री मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. ऑल्सो इट इज़ नॉट ऐसा टॉपिक जिसमें आपको ज़्यादा कुछ रटना है. कंपैरिजन विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ठीक है, सबसे पहले ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे डिफरेंट था. यहाँ पे क्लियर ऑब्जेक्टिव था ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. जो स्वराज्य है वेगली डिफाइंड नहीं था. यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात हो रही थी, हमें फुल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था, राइट. यहाँ एम ये नहीं था कि कुछ जो रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं उनको आप ठीक कीजिए, नहीं. यहाँ पे एम ये था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. दूसरी बात यह है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे. यहाँ पे आप उसे वायलेट कर रहे हैं. आप सॉल्ट लॉ आपने ब्रेक किया है, ठीक है. जो लॉ था उसको आप ब्रेक कर रहे हैं, उसके आप अगेंस्ट जा रहे हैं, तो दिस इज वायलेशन ऑफ लॉ, राइट. Then we come to the third point, which is decline in the forms of protests involving intelligentsia, such as lawyers giving up practices, students giving up government schools to join national schools and colleges. आप NCM में हमने इस बारे में बहुत बात की थी कि कैसे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स छोड़े और वो अपने नेशनल स्कूल्स में उन्होंने एंट्री ली, और जो लॉयर्स हैं उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ी. लेकिन इस वक्त ये उस लेवल पे नहीं था. एनसीएम के दौरान ये बहुत ज़्यादा हुआ था, इस वक्त ये उस लेवल पे नहीं था. एनसीएम के दौरान एक और प्लस पॉइंट था कि जो मुस्लिम पार्टिसिपेशन था वो ह्यूज था. उतना मुस्लिम पार्टिसिपेशन सीडीएम के टाइम पर नहीं था, विच इज़ जो सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पर नहीं था, ठीक है. वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो मूवमेंट्स हैं हमने किए हुए हैं. आई वुड वॉन्ट यू टू गो एंड सी की जो लेबर अपसर्ज है, यहाँ पे आई थिंक आई फॉरगॉट टू राइट लेबर. एनसीएम के दौरान बहुत सारे लेबर अपसर्ज जो है वो कोइंसाइड कर रहे थे विद द मूवमेंट. यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी लेबर अपसर्ज, ऐसा कोई खास सीडीएम के साथ कोइंसाइड करते हुए नजर नहीं आ रहा है, ठीक है. मैसिव पेजेंट्स और बिजनेस ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा. मैसिव, इतना मैसिव पार्टिसिपेशन था पेजेंट्स एंड बिजनेस ग्रुप्स का कि इट कंपनसेटेड फॉर द डिक्लाइन ऑफ अदर फीचर्स, ठीक है. यहाँ पे जो लोग इम्प्रिजन हुए, जिनको जेल में डाला गया, वो 3x टाइम्स मोर थे. 3 गुना ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया, राइट. कांग्रेस इस वक्त ऑर्गेनाइजेशनली बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप देखिए गांधी अर्विन पैक्ट, आरटीसी बुलाने की कोशिश कांग्रेस को, राइट. तो ऑर्गेनाइजेशनली कांग्रेस अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है. सीडब्ल्यूसी की एक्टिविटीज देखिए कैसे उन्होंने सैंक्शन किए चीज़ों को, राइट. सो ये है डिफरेंस, comparison of CDM with non-cooperation.
movement. In the next lecture, we'll start with Karachi Congress session of 1931. Till then, all the best and study well.